नमस्ते। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी महान गुमशुदा सभ्यता की कहानी में जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी और एडवांस्ड थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो दक्षिण एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी, वो अचानक बस यूं ही इतिहास के पन्नों से गायब हो जाए। जी हाँ, ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। हजारों सालों तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। ये एक भूली बिसरी दुनिया थी। फिर 1920 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो परतें खुलनी शुरू हुईं और 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक सनसनीखेज ऐलान किया कि सिंधु घाटी में एक पूरी की पूरी नई सभ्यता खोज ली गई है। तो इनकी कहानी कितनी पुरानी है? चलिए एक नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास। 2600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने पीक पर पहुंच गई और फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और फिर देखिए, सदियों की गुमनामी के बाद 1921 में जाकर इसे फिर से खोजा गया। तो आखिर कैसी दिखती थी ये खोई हुई दुनिया? चलिए इस प्राचीन रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि पुरातत्वविदों को खुदाई में सबसे पहले क्या मिला। इस सभ्यता की महानता का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सबूत हमें उनके शहरों में मिलता है। ये शहर अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। ये दुनिया के पहले प्लान्ड शहर थे। और ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे। सोचिए, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। शहरों को भी अक्सर दो हिस्सों में बांटा जाता था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। फिर वहां बड़े बड़े अन्न के गोदाम थे और मोहनजोदाड़ो का वो मशहूर विशाल स्नानागार भी। ये सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज की तरफ इशारा करता है, जो उस जमाने के लिए एकदम अनोखी बात थी। उनकी बनाने की तकनीक तो और भी कमाल की थी। देखिए, उस वक्त मिस्र के लोग जहां धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं हड़प्पा के लोग आग में पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे। ये ईंटें न सिर्फ एक जैसी और टिकाऊ थी, बल्कि वाटर रेजिस्टेंट भी थीं, और इसी वजह से वो इतने मजबूत घर और इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बना पाए। और बात सिर्फ इमारतों की नहीं थी, ये लोग पानी के मैनेजमेंट में भी माहिर थे। सोचिए, दुनिया की पहली सैनिटेशन सिस्टम। लगभग हर घर में अपना बाथरूम और आंगन होता था, जो शहर की ढकी हुई नालियों से जुड़ा था। ये उस समय के हिसाब से एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने मॉडर्न शहरों को चलाने की ताकत आती कहाँ से थी? इसका जवाब छिपा है उनके बहुत ही मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क में। उनका एक पूरा सिस्टम था, एक सप्लाई चेन। सबसे पहले वो राजस्थान से तांबा और अफगानिस्तान से टिन जैसा कच्चा माल लाते थे। फिर उनके माहिर कारीगर इन चीज़ों से खूबसूरत मनके, मिट्टी के बर्तन और सबसे खास अनोखी मोहरें बनाते थे। और आखिर में इन तैयार सामानों को दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक ट्रेड किया जाता था। हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये सब कुछ वो बिना किसी सिक्के या करेंसी के करते थे। हमें कोई सिक्के नहीं मिले हैं। उनका पूरा व्यापार बाटा सिस्टम पर चलता था, मतलब सामान के बदले सामान या सेवाओं का सीधा लेन देन। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उनके पास अपने टूल्स थे। हमें हजारों की तादाद में मोहरें मिली हैं, जिनसे शायद वो अपने सामान पर निशान लगाते थे। वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। और इन सब का सबसे पक्का सबूत हमें गुजरात के लोथल में मिले मानव निर्मित बंदरगाह से मिलता है। चलिए अब इमारतों और व्यापार से हटकर उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो वहां रहते थे। ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी, वो क्या मानते थे। और यहीं पर एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि भाई, इन सबको चला कौन रहा था? राजा कौन था? हैरानी की बात यह है कि हमें कोई महल या बड़े बड़े शाही मकबरे नहीं मिले हैं, जो आमतौर पर पुराने जमाने के राजा महाराजाओं से जुड़े होते हैं। तो इस पे जानकारों के बीच दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक कहती है कि ये एक ऐसा समाज था जिसमें कोई राजा था ही नहीं, सब बराबर थे। और दूसरी थ्योरी ये है कि अमीर व्यापारी और कारोबारी ही असल में शासक थे, जो पूरे व्यापार को कंट्रोल करते थे। ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है।
लेकिन उनके विश्वासों के बारे में हमें कुछ बहुत मजेदार सुराग उनकी कलाकृतियों से मिलते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में मिली पशुपति की मोहर, जो एक पुरुष देवता शायद आदि शिव की पूजा की तरफ इशारा करती है। हड़प्पा में मिली टेराकोटा की स्त्री मूर्तियां दिखाती हैं कि शायद वो मातृदेवी की पूजा करते थे। और कालीबंगन में मिली अग्नि वेदिकाएं बताती हैं कि शायद उनके रीति रिवाजों में आग का इस्तेमाल होता था। और अब हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे आखिरी और सबसे गहरे रहस्य पर, उनका महान पतन या कहें कि उनका गायब हो जाना। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। शहर वीरान होने लगे और एक समय की फलती फूलती संस्कृति गुमनामी में खोने लगी। तो आखिर हुआ क्या था? ये इस कहानी का आखिरी अनसुलझा सवाल है। और यहाँ भी दो मेन थ्योरीज सामने आती हैं। एक है विदेशी हमले की थ्योरी, जिसके मुताबिक आर्यों जैसी जनजातियों ने उन पर हमला किया होगा। और दूसरी है प्राकृतिक कारणों की थ्योरी, जिसे आज ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। इस प्राकृतिक पतन वाली थ्योरी के पीछे कई सबूत हैं। जमीन के अंदर बड़ी हलचल और भूकंप के सबूत मिले हैं। क्लाइमेट डेटा बताता है कि धीरे धीरे बारिश का पैटर्न बदला, जिससे सूखा पड़ा होगा। और शायद सबसे बड़ी वजह ये रही होगी कि सिंधु या घग्गर हाकरा जैसी बड़ी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे उनकी खेती की जमीनें बंजर हो गईं और शहर रहने लायक नहीं रहे। तो आखिर में हमारे हाथ लगती है एक पहेली, एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया के पहले प्लैन्ड शहर बनाए पर कोई राजा या महल नहीं छोड़ा। एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य था पर कोई पैसा नहीं था। उनकी भाषा हम पढ़ नहीं सकते, उनके शासक कौन थे हम जानते नहीं, और उनका अंत कैसे हुआ ये आज भी एक राज है। न जाने सिंधु घाटी के और कितने राज अब भी जमीन के नीचे दबे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।